अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमने टॉपिक पढ़ा है वो है बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के बारे में, मिक्चुरेशन और मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में है कि वो किस तरह से होती है। लेकिन उसके लिए बेसिकली हमें जो है ब्लैडर का स्ट्रक्चर देखना ज़रूरी है कि ब्लैडर क्या होता है, ब्लैडर के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और किस तरह से जो है ना सारा कुछ होता है। अब हमें ये भी पता है कि हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनीज़ होती हैं जिन्होंने यूरिन की फॉर्मेशन करनी होती है, और किडनीज़ के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं जो यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं और फिर वो यूरेटर्स के थ्रू ड्रेन करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब क्या है जी, जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर आकर दो यूरेटर्स लगते हैं ना, तो जिस पॉइंट पे वो ओपन होते हैं वहाँ पर वाल्व पड़ा हुआ होता है। उस वाल्व का क्या फ़ंक्शन है? वाल्व्स हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं, हार्ट में पढ़े थे। वाल्व्स का फ़ंक्शन हमेशा ये होता है कि उन्होंने प्रिवेंट करना होता है द बैक फ़्लो। जो भी बैक फ़्लो होता है उसको वो प्रिवेंट करते हैं, ताकि ज़ाहिर सी बात है इन यूरेटर्स में से यूरिन आ रहा है वो सारा यहाँ पर एक्यूमुलेट होगा, लेकिन अगर वो बैक फ़्लो होगा तो किडनी के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। दूसरा क्या है कि यूरेटर जब भी किडनी यूरिन को ड्रेन करता है इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, तो वो पेरिस्टाल्टिक वेव्स जनरेट करता है, और पेरिस्टाल्टिक वेव्स आर जनरेटेड ताकि यूरिन आराम से यूरेटर्स में से निकल कर यूरिनरी ब्लैडर में चला जाए। हमने जीआईटी वगैरह में भी पढ़ा है कि पेरिस्टाल्टिक वेव्स होती हैं ताकि खाना आराम से डाउनवर्ड्स ट्रैवल कर जाए। ठीक है, अब पेरिस्टाल्टिक वेव्स एक जो है किडनी डिजीज़ कंडीशन है, उसके अंदर बताया हुआ जब हमारे पास होते हैं किडनी स्टोन्स। ठीक है, किडनी स्टोन्स की कंडीशन के अंदर जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं दे टेल अस के उन्हें वेव्स की फॉर्म में पेन होती है। वेव्स की फॉर्म में पेन क्यों होती है? क्योंकि जो यूरेटर्स हैं ना, अगर देखें सपोज़ यहाँ पर यूरेटर के अंदर यहाँ पर कोई किडनी स्टोन पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई पड़ा हुआ है, तो यूरेटर्स क्या करेंगे? उन्होंने तो यूरिन को पास करना है ना, तो जब वो यहाँ से यूरिन पास नहीं हो रहा होगा वो मोर स्ट्रॉन्ग पेरिस्टाल्टिक वेव जनरेट करेंगे और फिर बंदे को पेन होगी, क्योंकि यहाँ से स्टोन नहीं पास होने दे रहा यूरिन को, और फिर वो दोबारा जो है क्या नाम है पेरिस्टाल्टिक वेव प्रोड्यूस करेंगे और फिर से यूरिन नहीं पास हो रहा और बंदे को पेन होगी। इस वजह से जो है किडनी स्टोन के पेशेंट्स के अंदर उन्हें वेव्स लाइक जो है ना पेन उन्हें प्रोड्यूस होती है। दूसरा क्या है, ये हमारे पास यूरेटरिक ओपनिंग्स हो गई जहाँ पर आकर हमारे पास यूरेटर खुल रहा था और वहाँ पर वाल्व्स पड़े हुए थे। दूसरी बात पेरिस्टाल्सिस की हो गई है। अब क्या है कि हमारे पास यहाँ पर करके एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है। ठीक है, इसी तरह से ये फ़ीमेल्स की केस में भी हमारे पास एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल स्फिंक्टर जो है वो अंदर वाली साइड पर होता है, एंड दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, और स्मूथ मसल्स का हमें पता है कि स्मूथ मसल्स जो है इनवॉलंटरी फंक्शन प्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि दिस इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी रिलैक्सेशन इज़ नॉट अंडर आवर कंट्रोल। उसके अलावा जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर पड़ा हुआ है, जिस तरह यहाँ पर भी एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर पड़ा हुआ है। मेल्स के अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज़ प्रेजेंट विद इन द प्रोस्ट्रेट ग्लैंड। ठीक है, और फीमेल्स के अंदर भी इसी तरह से, सॉरी प्रोस्टेट ग्लैंड में नहीं है, यूरोजेनिटल डायाफ्राम में होता है, और फीमेल्स के अंदर भी इसी तरह से है कि जो यूरोजेनिटल डायाफ्राम होता है उसके अंदर एक्सटर्नल स्फिंक्टर पड़ा होता है। एंड द डिस्टेंस जो हमारे पास बिटवीन होता है बिटवीन द एक्सटर्नल स्फिंक्टर एंड द इंटरनल स्फिंक्टर, और वो जो ट्यूब लाइक सा एक स्ट्रक्चर बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं कि ये यूरेथ्रा है। और जो मेल्स होते हैं ना उनके अंदर यूरेथ्रा पेनेट्रेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड का और पेनिस को। ठीक है, तो ये सारा जो है ना स्ट्रक्चर है इसका यूरिनरी ब्लैडर का। और दूसरा जो बात मैं बताना भूल गई हूँ कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है दैट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल का हमें पता है कि वो वॉलंटरी मूवमेंट प्रोड्यूस करवाता है, यानी इट इज़ अंडर आवर विल कंट्रोल, कि हम जो है हमें पता है कि हमारी कब आती है अर्ज टू यूरिनेट, तो हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, और जब हमें अर्ज प्रोड्यूस होती है तो हम जब करना चाहें यानी तब भी हो सकता है। तो वो जो वॉलंटरी कंट्रोल है दैट इज़ अंडर द एक्सटर्नल स्फिंक्टर, क्योंकि एक्सटर्नल स्फिंक्टर स्केलेटल मसल का बना हुआ है, लेकिन जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल का बना हुआ है, और स्मूथ मसल इनवॉलंटरी होते हैं, तो वो हमारे अंडर कंट्रोल नहीं होते। बेसिकली हमारे नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नर्व सप्लाई के बारे में है। नर्व सप्लाई वी ऑल नो कि हमारे पास नर्व सप्लाई जो है वो 3 टाइप्स की होती है। वो उसके अंदर हमारे पास सेंसरी नर्व सप्लाई भी आ जाएगी और मोटर भी आ जाएगी। सेंसरी के अंदर हमारे पास सिंपैथेटिक सप्लाई आ जाती है, उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक आ जाती है, और मोटर नर्व सप्लाई में प्यूडेंटल नर्व आ जाती है। ठीक है, अब इस सप्लाई को समझने के लिए ना हम सबसे पहले मैंने एक ये रफ़ सा यूरिनरी ब्लैडर बना लिया है। इसके ऊपर हम देखते हैं कि जो सप्लाई है वो कैसे जो है ना जा रही है। अब जो सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई है ना, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई बेसिकली हमारे पास निकलती है फ्रॉम द फर्स्ट 2 लंबर सेगमेंट्स, यानी कि L1 में से निकलती है और L2 में से निकलती है।
ठीक है। और इसने क्या करना है, हमारे पास जो डेक्सट्रूसर मसल है जो मस्कुलर बैग है यूरिनरी ब्लैडर जिससे बना हुआ है, उसको सप्लाई करती है और उसको क्या करवाती है, रिलैक्स करवाती है। ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास इंटरनल स्फिंक्टर होता है यहाँ पे, उसको क्या करवा दिया है इसने, कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया है, यानी कि इंटरनल स्फिंक्टर को करवा दिया है क्लोज़। इंटरनल स्फिंक्टर बंद है अब। ठीक है, इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज्ड है। अब इस कंडीशन में जब हमारे पास एक चीज़ रिलैक्स कर रही है, जैसे सपोज़ कि एक बलून है, बलून को हमने रिलैक्सिंग कंडीशन में रखा हुआ, ना हम उसे प्रेस कर रहे हैं ना पुल कर रहे हैं। ठीक है। अब क्या होगा कि इस कंडीशन में हमारे पास जो यूरिन है वो फिल हो रहा है। ठीक है, यूरिन फिल हो रहा है, बॉडी रिलैक्स कर रही है, यूरिनरी ब्लैडर की बॉडी रिलैक्स कर रही है और इंटरनल स्फिंक्टर क्लोज्ड है, ताकि यूरिन जो है वो यहाँ से पास आउट करके यूरेथ्रा में ना आ सके। ठीक है। दूसरी जो नर्व सप्लाई है वो हमारे पास होती है पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई। पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई हमारे पास निकलती है फर्स्ट थ्री सैक्रल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सैक्रल सेगमेंट में से निकलती है। ठीक है। जो हमारे पास सैक्रल सेगमेंट्स होते हैं 4 तक, वहाँ तक निकलती है। और ये क्या करती है, जो हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर की बॉडी है उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाती है। ठीक है, यानी कि हम उसको प्रेस करें अगर, तो वो वाला काम ये करवाती है। यूरिनरी ब्लैडर को क्या करवाया है इसने, कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको ओपन करवा दिया है। ओपन करवाने से क्या होगा, यहाँ से यूरिन आराम से पास आउट कर सकता है इनटू द यूरेथ्रा। ठीक है, उसको ओपन कर दिया। अब क्या हुआ है, 2 नर्व्स हमने देख लिया। सिंपैथेटिक नर्व ने क्या करवाया है, रिलैक्स करवाया है और इंटरनल स्फिंक्टर को क्लोज़ करवा दिया है, यूरिन को फिल होने दे रही है। तो जो सिंपैथेटिक नर्व है दैट कैन आल्सो बी टर्म्ड एज द नर्व ऑफ फिलिंग। ठीक है, क्योंकि वो फिलिंग को होने दे रही है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व है वो हमारे पास एम्प्टिंग कर रही है फ्रॉम द ब्लैडर इनटू द यूरेथ्रा, तो इसको हम नर्व ऑफ एम्प्टिंग भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट नर्व है ना, वो कौन सी है, पिडेंडल नर्व है। पिडेंडल नर्व मोटर नर्व सप्लाई लेकर आती है, इसको हम सोमैटिक नर्व भी कहते हैं। ये भी हमारे पास सेक्शुअल सेगमेंट से ही अराइज़ करती है और इसका क्या काम है कि पिडेंडल नर्व ने हमारे पास स्टिमुलेट करना होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर को। ये हमारे पास एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हर वक्त कंस्ट्रिक्ट करके रखती है। ठीक है, ताकि जब मिक्सचरेशन होनी है तब ये सिर्फ ओपन हो और फिर हमारे पास यूरिन का फ़्लो आए, वरना हर वक्त ये इसको क्लोज रखती है। ये किसका काम है, पिडेंडल नर्व का काम है। ठीक है, ये हमारे पास रिलैक्सेशन तभी करवाएगी जब ये नर्व इनहिबिट हो जाएगी मिक्सचरेशन के केसेस के अंदर, और तब हमारे पास जो है यूरिन यहाँ से डिसिपेट होगा। वरना जो हमारे पास नर्व सप्लाई है वो इस तरह से सिंपैथेटिक होगी, वो फिलिंग करवा रही है, पैरासिम्पैथेटिक एम्प्टिंग करवा रही है, और पिडेंडल नर्व ने क्या किया कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हर वक्त क्लोज रखा है ताकि यूरिन यहाँ से डिसिपेट ना कर सके। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है बेसिकली मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स के बारे में, कि मिक्सचरेशन रिफ्लेक्स होता किस तरह से। तो इसमें सबसे पहले तो एक्सक्यूज़ माय ड्राइंग, क्योंकि वो इस तरह की ही बनी है। अच्छा, अब क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में हमने देखना है कि नॉर्मल कंडीशंस में जब ब्लैडर इज़ एट रेस्ट, ठीक है, जब ब्लैडर रेस्ट पे होता है तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो डॉर्सल कॉलम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन से, वहाँ से क्या होता है, हमारे पास मोटर नर्व की स्टिमुलेशन आती है। एंड मोटर नर्व मैंने बताया था कि वो कौन सी नर्व है, पिडेंडल नर्व है, जिसको हम सोमैटिक भी कहते हैं और वो मोटर भी है। ठीक है, वो आके क्या करती है, हमारा जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है उसको हमेशा कंस्ट्रिक्ट रखती है। ये बात हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अब कंस्ट्रिक्ट क्यों रखती है, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर तो हमारा फिल होता जा रहा है विद द यूरिन। ठीक है, और वो यहाँ से पास भी कर सकता है अगर हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट हो, लेकिन अमूमन पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता। लेकिन वो इसको कंस्ट्रिक्ट रखने का ये है कि एट रेस्ट है और उसकी सिर्फ और सिर्फ फिलिंग हो रही है, हमें मिक्सचरेशन नहीं करनी। तो पिडेंडल नर्व जब भी स्टिमुलेट होती है, पिडेंडल नर्व जब भी एक्ट करती है, तो वो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को हमेशा क्लोज रखती है ताकि यूरिनेशन ना हो। ठीक है जी, ये एट रेस्ट की कंडीशन है। अब क्या होता है, जब हमारे पास रिफ्लेक्स जनरेट होगा, जब हमारे पास अर्ज आएगी यूरिनेशन की, तब क्या होगा, यूरिन का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, यूरिन इसमें एम्प्टी होता जा रहा है फ्रॉम द किडनीज़, और यूरिन इसमें बढ़ता जा रहा है, यूरिन बढ़ता जा रहा है। जब यूरिन बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास एक स्मूथ मसल से ये बना हुआ है, डेक्स्ट्रूसर मसल से, तो क्या होगा, उसके अंदर स्ट्रेच रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स जनरेट होंगे।
ठीक है, ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स हैं इन द वॉल ऑफ स्मूथ मसल्स, इन द वॉल ऑफ डेक्ट्रूसर मसल, और ये जनरेट होंगे, ये क्या करेंगे, ये अपना सिग्नल लेके जाएंगे टूवर्ड्स द सीएनएस। सीएनएस को जाकर कहेंगे कि भाई तुम जाओ और जाकर पैरासिम्पैथेटिक रिस्पांस जनरेट करो। अब सीएनएस ने क्या किया, वो पैरासिम्पैथेटिक जो रिस्पांस है ना वो लेकर आई है, और उसने आके क्या किया, पैरासिम्पैथेटिक का काम क्या था कि उसने डेक्ट्रूसर मसल के ऊपर एक्ट करना था और उसकी करवानी थी कंट्रैक्शन। मोर ओवर इसने क्या करवाना था, जो इंटरनल स्फिंक्टर था उसकी रिलैक्सेशन करवानी थी ताकि यूरिन यहाँ से निकल जाए। तो रिफ्लेक्स में क्या हुआ, स्ट्रेच मसल्स ने सिग्नल सेंड किया टू द सीएनएस, और फिर सीएनएस से हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व जनरेट हुई जिसने करवाई कंट्रैक्शन। जब कंट्रैक्शन करें हम किसी चीज़ को, जैसे पानी की बॉटल होती है या लिफाफा ही समझ लें, एक लिफाफा होता है, लिफाफे में पानी डालते हैं जब, और जब उसको हम हाथ से पकड़ के निचोड़ना से शुरू कर देंगे तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह से इसको निचोड़ना शुरू कर देती है पैरासिम्पैथेटिक नर्व, कॉन्ट्रैक्ट करती है और फिर इंटरनल स्फिंक्टर को भी खोल देती है। इंटरनल स्फिंक्टर को खोल देती है तो हमारे पास जो है यूरिन निकलना शुरू हो जाता है, यूरेथ्रा में पास आउट हो जाता है। ठीक है जी। और जो हमारे पास मोटर नर्व है, इट स्टॉप्स फायरिंग। मोटर नर्व की जब सप्लाई नहीं आएगी, यहाँ से मोटर नर्व नहीं आ रही अब, ठीक है, ये पाथवे नहीं हो रहा, तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर भी हमारे पास खुल गया है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर का पाथवे भी ओपन है, तो हम क्या कर सकते हैं, दिस प्रोड्यूसेस द यूरिनेशन। तो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स हमारे पास इस तरह से प्रोड्यूस होता है। ये मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स के बारे में समरी थी। नेक्स्ट जो टॉपिक है ना वो हमारे पास बेसिकली सिस्टोमीटोग्राम के बारे में है। सिस्टोमीटोग्राम को पढ़ने के लिए जो टेक्निक होती है उसको हम सिस्टोमीट्री कहते हैं। सिस्टोमीट्री बेसिकली क्या है, सिस्टोमीट्री जो है इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है, प्रेजेंट विद इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जो इंट्रावेसाइकल प्रेशर होता है दैट इज़ जनरेटेड बाय द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। जितना ज़्यादा यूरिन फिल होता जाता है तो हमारे पास जो वॉल्स ऑफ द यानी यूरिनरी ब्लैडर होती हैं उनके ऊपर प्रेशर जनरेट होता है। तो जितना प्रेशर जनरेट होता है उतना ही वॉल्यूम जनरेट होता है, और इसकी जो टेक्निक, जो इसको स्टडी करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं उसको सिस्टोमेट्री कहते हैं, और जिस पे स्टडी करते हैं जो हमारे पास एपरेटस है या जो ग्राफ बनता है उसको हम कहते हैं सिस्टोमीटोग्राम। अब सिस्टोमीटोग्राम इज़ बेसिकली अ ग्राफ, ठीक है, उस ग्राफ में क्या है, हमारे पास एक वाई एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस, ठीक है, इसके ऊपर एक यहाँ पर प्रेशर है, यहाँ पर वॉल्यूम है, एंड द ग्राफ इज़ मेड समथिंग लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पर मिक्सचुरेशन का रिफ्लेक्स इंक्रीज़ होता जा रहा है और जितना वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है उतना ही प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। लेकिन ये जो एक प्लेटू सी कर्व आती है ना, थोड़ा सा डाउनवर्ड फॉल आता है, वो किस वजह से आता है, वैसे तो इंक्रीज़ ही कर रही है, अगर हम देखें तो इट्स इंक्रीजिंग, लेकिन जो हमारे पास छोटी सी कर्व आई है, ये जो प्लेटू का डाउनफॉल आया है, ये क्यों आया है, क्योंकि जो लैप्लेस लॉ है इट स्टेट्स कि हमारे पास जो प्रेशर होती है दैट इज़ इक्वल्स टू टेंशन ओवर रेडियस। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारे पास ब्लैडर के अंदर जब यानी कि ब्लैडर का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके अंदर टेंशन इंक्रीज़ हो रही है, उसके अंदर जो है, जैसे कि ये एक ब्लैडर है ना, ठीक है, उसमें वॉल्यूम आई जा रहा है तो वो टेंशन भी तो क्रिएट करेगा ना ऑन द वॉल्स, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा, तो टेंशन इंक्रीज़ करेगा, पहले मैं ये बता दूँ, टेंशन इंक्रीज़ करेगा तो उसकी वजह से हमारे पास प्रेशर भी इंक्रीज़ करेगा, और उसकी वजह से वॉल्यूम तो इंक्रीज़ कर ही रहा था, तो ये हमारे पास डायरेक्ट कर्व आ गई थी। लेकिन अब ये डाउनफॉल क्यों आता है, कभी कभी ऐसा होता है, बल्कि बीच में ऐसा होता है कि जब वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो क्या होता है, हमारे पास जो ब्लैडर की वॉल है उनका रेडियस भी बढ़ जाता है, ब्लैडर का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, उसका रेडियस बढ़ गया, पहले उसका रेडियस कितना था, इतना था, तो अब उसका जो है रेडियस बढ़ गया है, तो क्या होगा, हमारे पास जो इफ़ेक्ट है इसको प्रेशर को इंक्रीज़ करने का वो नॉर्मलाइज हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज़ करेगा ही नहीं, क्योंकि देखो ना, पहले इतनी सी चीज़ के अंदर इतना यूरिन डल रहा था, अब इतनी बड़ी चीज़ होगी उसके अंदर ज़्यादा यूरिन डालेंगे तो वो प्रेशर तो उसके अंदर कम ही जनरेट होगा ना, यानी प्रेशर उतना ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर जो है ना ये हल्की सी प्लेटू आती है, बाकी जो है फिर वो नॉर्मलाइज होकर जो है ना सामने ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। और आज मैंने वीडियोज़ जो हैं वो टोटली लेक्चर की बना दी हैं, बुक से रीड कर लीजिएगा और बुक से इंशाल्लाह मैं भी कर लूँगी, फिर अगर कोई बात फिर भी नहीं समझ आती तो यू ऑल कैन आस्क।